ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 122 में हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि म्यांमार के रेफ्यूजीज के सिलसिले में बांग्लादेश ने इंडिया से कई बार ये रिक्वेस्ट की हुई है कि उनकी हेल्प की जाए, लेकिन दरअसल बांग्लादेश को इंडिया की जानिब से कोई ख़ास मदद मिलने वाली नहीं है और इंडिया सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम लेगा। इसकी वजह इंडिया और म्यांमार के मजबूत ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्कों में जो जमातें इक़्तिदार में हैं, जो हुकूमत में हैं, इनके एक्शन से ये बात साफ जाहिर होती है कि दोनों तकरीबन एक ही जैसी आइडियोलॉजी रखते हैं। नेवरदलेस बांग्लादेश को इस सिलसिले में एक ऐसी जगह से हेल्प मिली जहां से शायद इंडिया या म्यांमार सोच भी नहीं सकते थे। अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क जिसे गंबिया कहते हैं और ये मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है। इस सिलसिले में इन्होंने म्यांमार के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये गए थे लास्ट ईयर और ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने गंबिया के हक में फैसला सुना दिया था, यानी कि बांग्लादेश का जो स्टांस था वो ICJ में मंजूर किया गया था। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन म्यांमार की जानिब से उस फैसले पर अमल दरामद ना होने की वजह से गंबिया ने इस साल फिर ICJ में जाने का ऐलान किया हुआ है और अब इस सिलसिले में बांग्लादेश ने गंबिया की एक बार फिर भरपूर मदद करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में बांग्लादेश ने गंबिया को $5 लाख भी दिए हुए हैं और ये अमाउंट इसलिए दिया गया है ताकि जो लीगल एक्सपेंसेस हैं ICJ में केस लड़ने के लिए उनको पूरा किया जा सके, जबकि गंबिया को कम से कम भी $5 मिलियन रिक्वायर्ड है इस केस को लड़ने के लिए और बांग्लादेश ने इस सिलसिले में गंबिया की भरपूर मदद करने का वादा कर रखा है। बांग्लादेश के अलावा जिन मुल्कों ने गंबिया की हेल्प की है उनमें तुर्की है और जाहिर सी बात है कि आपको हैरत नहीं होगी, तुर्की और बांग्लादेश के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, तो उन्होंने भी हेल्प की है गंबिया की। नाइजीरिया ने की है और सरप्राइजिंगली सऊदी अरब ने भी हेल्प की हुई है। इसके अलावा OIC में भी सऊदी अरब ने कश्मीर के बारे में रेजोल्यूशन पास करवाने में पाकिस्तान की हेल्प की हुई है और बड़ा कोऑपरेट किया है पाकिस्तान का। हालांकि ये खबरें आ रही थी कि OIC में सऊदी अरब कश्मीर पर बात करने के मुखालिफ है। मुमकिन है कि इसराइल के साथ GCC मुल्कों की बढ़ती हुई कुर्बतों पर इस्लामी दुनिया के अंदर जो गुस्सा पाया जाता है इसको ठंडा करने के लिए सऊदी की जानिब से ये चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन बहरहाल इस्लामी दुनिया में इन दोनों चीज़ों को पॉजिटिवली लिया जा रहा है, ये जो सऊदी ने किया है। कश्मीर वाली रेजोल्यूशन को भी और म्यांमार के जो रेफ्यूजीज़ के सिलसिले में बांग्लादेश को सऊदी अरब हेल्प कर रहा है इसको भी पॉजिटिवली देखा जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि OIC का रवैया और दूसरे जो इस्लामी मुल्क हैं उनका रवैया इतना ख़राब रहा है कि जब लास्ट ईयर गंबिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है और बांग्लादेश के हक में ICJ ने फैसला दिया था और इस केस की जो फीस थी उसके मद में सिर्फ और सिर्फ उस जो लीगल फर्म ने गंबिया की जानिब से केस लड़ा है ICJ में उसको सिर्फ $3 लाख मिले हैं और ये उन बेचारों की जो टोटल फीस है उसका 10% भी नहीं है, यानी 90% उनकी जो फीस लास्ट ईयर वाला केस है उसकी रहती है अभी तक। और अब बांग्लादेश ने $5 लाख दिए हैं और तुर्की, सऊदी अरब और नाइजीरिया ने भी इस सिलसिले में बांग्लादेश की मदद की हुई है, लेकिन ये मदद इस वक्त भी इतनी काफ़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मज़ीद करनी चाहिए। हालांकि आपको ये याद रहे कि जब लास्ट ईयर गंबिया ने ICJ में ये लोग गए थे और उस साल जनवरी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने गंबिया के हक में ये फैसला दिया था कि बर्मा मज़ीद कार्रवाइयाँ बंद कर दे फौरी तौर पर। बहरहाल जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो OIC के सभी मुल्क इस बात पे एग्री करते हैं कि ये मसला उसी तरह हल होना चाहिए जिस तरह बांग्लादेश चाहता है और वो यूँ कि सारे जो रेफ्यूजीज़ हैं इनको अपने मुल्क वापस सेटल करना चाहिए। उधर बांग्लादेश में इन रेफ्यूजीज़ की जो सूरत हाल है वो ये है कि ये तकरीबन 12 लाख अफराद हैं और इन 12 लाख रेफ्यूजीज़ में जो ज़्यादातर क्वांटिटी है, जो ज़्यादातर तादाद है, ये कॉक्सेस बाज़ार में रहती है और एक बड़ी तादाद रहती है बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर। इस ह्यूज आबादी के प्रेशर को कम करने के लिए बांग्लादेश ने यह फैसला किया हुआ है कि कोई 1 लाख रोहिंग्या ऐसे हैं जिन्हें बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में किसी एक आइलैंड पे शिफ्ट करना चाहता है ताकि कॉक्सेस बाज़ार वाला जो कैंप है इस पर कुछ जो बर्डन है वो कम हो सके। इस सिलसिले में भाषण 4 आइलैंड का नाम लिया जा रहा है और अभी हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आपको भी मालूम नहीं होंगे इस आइलैंड के बारे में। और फैसला ये किया गया है कि तकरीबन डेली बेसिस पे 500 लोग इस आइलैंड पे शिफ्ट किए जाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त और स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं बांग्लादेश की तरफ से जिनमें बड़ी रकम खर्च की जा रही है। इसकी डिटेल हम आपको आगे चल के देते हैं इसी एपिसोड में। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा परेशान कुन फैक्टर है जिसको कंसिडर किया जाना चाहिए और वो ये है कि ये जो आइलैंड है, जिस आइलैंड पे इन रिफ्यूजीज़ को शिफ्ट करने का कहा जा रहा है,
इस आइलैंड को समुंदर से निकले हुए 20 साल भी नहीं हुए। जी हाँ, ये बड़ा रिसेंट आइलैंड है, बड़ी यानी कितने टाइम पहले नहीं ये इमर्ज हुआ है, अभी कुछ 20 साल पहले तकरीबन ये समुंदर से बाहर आया है। और ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स ने ये वार्न किया हुआ है कि इस आइलैंड पर तूफ़ान आते रहते हैं, फ्लड्स आते रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने ये ऐलान किया हुआ है कि हम वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ बनाने जा रहे हैं, पहले ये हम इन रेफ्यूजीज़ के जो लीडर्स हैं इनको दिखाएंगे, अगर उनको अच्छी लगेंगी तो ही हम इनको शिफ्ट करेंगे, वरना नहीं शिफ्ट करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। और हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटीज़ यहाँ पर बना रहे हैं और ये लोग खुद इसमें शिफ्ट होना पसंद करेंगे। और बांग्लादेश ये भी कह रहा है कि स्टॉर्म्स और बारिशें ये सब हमें मालूम है, लेकिन हम इन सब को कंसीडर करते हुए ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश क्या कर रहा है कि इस आइलैंड के किनारों पे समुंदर की जो ऊंची ऊंची लहरें हैं, इसको आइलैंड के अंदर आने से रोकने के लिए 9 फुट ऊंची दीवारें बनाने का प्लान है कि 9 फुट ऊंची दीवारें बनाएंगे ताकि जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं ये अंदर ना आ पाएँ, क्योंकि इन लहरों की वजह से ही फिर अंदर आइलैंड में फ्लडिंग होती है। और फूड और वाटर जो स्टोरेज होती है, ये तकरीबन 1 महीने का स्टॉक यहाँ पर रखने की गुंजाइश पैदा की जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जब मानसून का सीज़न होता है तो यहाँ पर मौसम इतना ख़राब होता है, क्योंकि ये तकरीबन कोई समुंदर के अंदर 50 किलोमीटर अंदर बांग्लादेश की मेन लैंड से अगर आप निकलेंगे समुंदर में तो आपको 50 किलोमीटर यानी 2 घंटे तकरीबन आपको बोट से लगेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये बिल्कुल आइसोलेट किस्म का आइलैंड है और यहाँ पर रहना आम हालात में इतना आसान नहीं है। लेकिन बांग्लादेश चूँकि फैसिलिटीज़ बना रहा है तो यहाँ पर उस हिसाब से फिर सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। और जब मानसून का सीज़न होता है तो ये कट ऑफ सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आना काफ़ी मुश्किल होता है, समुंदर में तूफ़ान होते हैं और बारिशें हो रही होती हैं, तो यहाँ पर पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए 1 महीने का यहाँ पर जो फूड और वाटर स्टोरेज होगी वो बांग्लादेश क्रिएट कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है यहाँ पर। उसके अलावा पहले क्या होता था, जब यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, अभी तो बांग्लादेश बनाने जा रहा है ना, लेकिन जब यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी तो पहले क्या होता था कि डाकू जो होते थे वो यहाँ पर उनका राज होता था इन इलाकों में। तो ये बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का आइलैंड हुआ करता था पहले। लेकिन अब चूँकि सरकार की इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो गई है तो ये एक सेफ़ इलाका है उस हिसाब से, और यहाँ पर पेट्रोलिंग भी पहले से ज़्यादा होती है। लेकिन ये इश्यूज़ जो क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं ये बहरहाल मौजूद हैं, और इसी को ओवरकम करने के लिए बांग्लादेश ने 23 बिलियन टका, इतना बड़ा अमाउंट है 23 बिलियन टका का, और बांग्लादेश इस अमाउंट से इस आइलैंड पे तकरीबन 120 गांव बना रहा है, और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तकरीबन अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो $272 मिलियन बन जाते हैं। बड़े अमाउंट से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो रेफ्यूजीज़ की जहाँ तक बात है तो उनके अंदर मिला जुला रुझान है। कुछ कहते हैं कि हम यहाँ से, ये जो कॉक्सेस बाज़ार वाली कैंप है इसमें फैसिलिटीज़ कम हैं। कुछ कहते हैं कि हम यहाँ से वहाँ जाएंगे। हमने वीडियोस जिन ने भी देखी हुई हैं इस कैंप की, ये जो नए आइलैंड वाली हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर शानदार फैसिलिटीज़ है, हम जाना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं जाना चाह रहे हैं क्लाइमेट की वजह से। और आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि आज से 3 साल पहले तक भी वो खाली सा आइलैंड होता था, कुछ जानवर चरते रहते थे वहाँ पर, वरना वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। एक खाली किस्म का आइलैंड था। जैसे कि हमने आपको बताया ये तकरीबन 20 साल पहले समुंदर से बाहर निकला है, और 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनको बांग्लादेश प्लान कर रहा है कि यहाँ पर लाकर सेटल किया जाए। और अभी मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स भी यहाँ पर बनाई गई हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया गया हुआ है ऑलरेडी। अगर आप बांग्लादेश की कोशिशें देखें तो इसमें सिंसियरिटी ज़रूर नज़र आती है। उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट ज़रूर ख़र्च किया हुआ है म्यांमार के रेफ्यूजीज़ को एक अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। ये ज़रूर है कि जगह की लिमिटेशंस हैं बहरहाल, तो बांग्लादेश के लिए भी उस सिलसिले में यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि इतनी बड़ी तादाद में जगह कहाँ से एक्वायर की जाए, तो इसलिए उन्होंने इस आइलैंड पर ये फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं। और चूंकि क्लाइमेट के जो कंडीशंस हैं इनके लिए उन्होंने सेफ गार्ड्स बना रखे हैं वहाँ पर, जैसे कि हमने बताया कि लंबी दीवारें बनाई जाएंगी वगैरह वगैरह। बांग्लादेश के अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जिन मुल्कों में सबसे ज़्यादा रोहिंग्या रहते हैं वहाँ उनमें सबसे पहले बांग्लादेश है, फिर म्यांमार है, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है जिसमें तकरीबन 3.5 लाख के करीब रोहिंग्या रहते हैं, और ज़्यादातर तादाद जो है इनकी ये कराची में रहती है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को अगर मिलाया जाए तो तकरीबन 17 लाख के करीब
16.5 से 17 लाख के करीब रोहिंग्या इन दो मुल्कों में रहते हैं। तो इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है, अगेन बात आकर वहाँ पर रुकती है कि परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है, ये तो एक टेम्पररी अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन इसका यही है कि इन लोगों को वापस अपने मुल्क सेटल किया जाए और इनको वहाँ की शहरियत दिलाई जाए। और सऊदी अरब और तुर्की अगर इस सिलसिले में ज़्यादा कोशिश करते हैं तो ये बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि एड दी जाए और हर साल जो है वो रिजोल्यूशंस पास किए जाएं। उससे बेहतर है कि एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा सबके लिए।